Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Kamal Saxena and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद कमल। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है कमल सक्सेना। Domestic stocks decline around 1% amid negative global cues. Sensex closes near 60,000 points. Nifty settles below the 18,000 mark. The rupee appreciates 15 paise against the US dollar and Brent crude futures price rise above $88 per barrel. नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू सूचकांक गिरावट में रहे। सेंसेक्स 60,000 के करीब और निफ्टी 18,000 के स्तर से नीचे हुए बंद। रुपए में डॉलर के मुकाबले 15 पैसे की मजबूती रही और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $88 प्रति बैरल के ऊपर पहुंचा। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। सेंसेक्स और निफ्टी में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज हुई। नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच दोनों सूचकांक मंदी में रहे। सेंसेक्स 60,000 के स्तर के करीब और निफ्टी 18,000 के स्तर से नीचे बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.08% की मंदी से 656 अंक कम होकर 60,099 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.96% की गिरावट से 175 अंक टूटकर 17,938 पर आ गया। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां पर प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से बेहतर था। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.34% की गिरावट रही और स्मॉल कैप सूचकांक 0.03% की मामूली बढ़त से लगभग स्थिर रहा। The Sensex at the Nifty today witnessed losses of around 1%. The key domestic stocks fell amid negative cues from the global equity markets. The Sensex finished near the 60,000 level and the Nifty settled below the 18,000 mark. The BSE Sensex declined 656 points or 1.1% to close at 60,099. The NSE Nifty also slipped 175 points or 1% to close at 17,938. In the broader market at BSE, the mid cap ended 0.3% down while the small cap index closed almost flat. In the Sensex pack, shares of 8 companies climbed while 22 fell. SBI was the top gainer as it surged 1.8%, followed by Tata Steel, which gained 1.2%. Maruti rose 1.2%, while Axis Bank and Tech Mahindra both gained 0.5% each. But Infosys plunged 2.8%, Asian Paints declined 2.7%, Hindustan Unilever fell 2.5%, and Nestle India slipped 2.4%. In sectoral indices, 8 out of the 19 sectors climbed. Utilities and power sectors were the top gainers as they rose 1.4% each, followed by metal, which climbed 0.9%. But IT plunged 2%, tech fell 1.8%, and telecom declined 1%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,494 companies gained, while 1,917 fell. Shares of 84 companies remained unchanged. उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 15 पैसे मजबूत होकर 74 रुपये 43 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.14% की गिरावट से 95.6 पर था। और अब हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ गए हैं अविनाश गोरखशकर, जो है बाजार विशेषज्ञ। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट मंत्र में।
गुड इवनिंग सर। अविनाश जी, 4 हफ्तों से हम एक तेजी देख रहे थे बाजार में, लगभग 6.5% का उछाल आया था, लेकिन पिछले 2 दिन से कल और आज में जो हमने गिरावट देखी है 2% की, इसे आप कैसे ले रहे हैं? क्या बजट तक आप क्या रुख देखते हैं बाजार का? क्या स्थिति, क्या सेंटिमेंट है? देखिए, मुझे लग रहा है कि पिछले 2 दिनों में जो बिकवाली आई है उसमें एक तो FIIs की भारी बिकवाली हुई है। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स की तरफ ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे पिछले 2 दिनों में नैस्डैक ग्लोबल मार्केट्स में डाउ में काफी भारी गिरावट आई। वहां पे जो बड़ी कंपनियां थी वहां पे उन्होंने नतीजे उम्मीद के नीचे रिपोर्ट की, इसलिए काफी सेलिंग देखने को मिला। दूसरा कारण ये था कि इंडियन मार्केट्स में भी काफी बड़ी तेजी हमने देखी थी जनवरी के पहले हफ्ते से, और कहीं ना कहीं मार्केट्स में एक प्रॉफिट बुकिंग का एक्सपेक्टेशन था। मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर Q3 के नतीजे देखें तो मोटा मोटी सारे कंपनीज के नतीजे इनलाइन आ रहे हैं। कहीं कहीं कंपनीज ने तो नतीजे उम्मीद से काफी बेहतर दिखाए। तो मेरे ख्याल से का डेफिनेटली अभी जो पिछले 2 दिन में हमने जो सेल ऑफ देखा है वो ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग का एक सिनेरियो है। ऐसी कोई पैनिक की बात नहीं है, बट डेफिनेटली इन द कमिंग डेज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। इंडेक्स के ऊपर मुझे लग रहा है कि मार्केट्स थोड़ा सा टॉप हेवी हो गया है, और हो सकता है कि मार्केट्स में इंडेक्स शायद कहीं ना जाए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी में आपको थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिले। तो ओवरऑल ऐसा ही माहौल बजट तक होना चाहिए। बजट के बाद होपफुली जैसे अनाउंसमेंट आएंगे वैसे मार्केट्स सेक्टर वाइज और स्टॉक स्पेसिफिक वाइज आपको तेजी देखने को मिल सकती है। So, Avinash ji, how do you see allocation by FIIs in the new year in Indian market? Has it gone upwards, or what kind of a outlook they have for the new year? No, I think very clearly the US Fed has already said that they are going to announce tapering, from the month of March, and 2 rate hikes in the year 2022. So I think going forward, it is very difficult to presume that unlike last year, FII flows are not going to be significant. In fact, every second day we are seeing that FIIs are selling in the cash market, and this sell-off is probably going to get accelerated once the tapering exercise actually begins. We don't know how big the exercise will be and how quickly this will be implemented by the US Fed. But one thing is sure, that once liquidity moves out of the markets, then definitely there will be a further selling pressure on emerging markets like India. So I would not be surprised that for the first half, the FII selling may not be very big. In fact, we could see lot of FII sell-off numbers continuing, as we have seen in the last 3 to 6 months, where domestic institutions are buyers, whereas the FIIs have been continuously net sellers. So we remain little cautious on that fact, that FII selling is unlikely to get going on the positive side, at least for the next 3 to 4 months. And depending upon global interest rates, depending upon how the global economy grows, those are factors which will determine flows to the emerging market. So do you see specific sectors from which foreign funds are pulling out money, or generally they are just selling across the board? So I think, basically, it is very difficult to tell you sector-wise, because frankly, when FIIs put their money and they want to sell off, then they sell off irrespective of what sector they are invested in. But I think broadly, they are negative on sectors which are basically, not globally inclined. Clearly sectors which have been impacted by the lockdown, like for example, aviation, for that reason, hotels, for that reason, even, clearly tours operators. So basically these are specific pockets where we have seen a lot of selling by the FIIs. Most importantly, they have been positive on IT, pharma, auto components, wherever, the companies are globally well positioned. So I think there has been some level of buying, but on the larger side, it has been sellers, and this will continue because if the dollar continues to rise, and obviously if interest rates move up in the US, then I think there's going to be a big shift of capital from, emerging markets like India back to the US. So अविनाश जी, अभी आपने बजट से एक्सपेक्टेशंस मेंशन की थी, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको बजट से? कौन से ऐसी अनाउंसमेंट्स हैं जो आपको लगता है कि बाजार के सेंटिमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकती हैं? देखिए, पहली बात तो बाजार में उम्मीद है कि कैपिटल गेन्स टैक्स में कटौती होगी। काफी समय से ये डिमांड है, बाजार में काफी तेजी भी देखने को मिली थी पिछले साल। तो जो STT है, जो कैपिटल गेन्स टैक्स है, वो
कम होने का या हटाने की बातें चल रही है, वो अगर होता है तो मार्केट्स के लिए, कैपिटल मार्केट्स के लिए काफी बड़ा बूस्ट रहेगा। और दूसरी बात, इस साल भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स के जो सेक्टर्स है, ऑटो सेक्टर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेगमेंट है, वहां पे उम्मीद है कि गवर्नमेंट अच्छे बड़े अनाउंसमेंट्स करेंगी, इन सेक्टर्स को थोड़े रिलीफ देंगी। तो जहां पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है वहां पे भी उम्मीद है कि थोड़े बहुत टैक्स रिलीफ देने की उम्मीद है। और प्लस इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए 80 सीसी का जो लिमिट है वो थोड़ा सा बढ़ाने की उम्मीद है। तो ये सारे मार्केट्स के एक्सपेक्टेशंस है। मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशंस तो काफी है, लेकिन कितने मटेरियलाइज होंगे वो हमको 1 तारीख तक देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल मार्केट्स में उम्मीद है कि इस बजट में भी गवर्नमेंट चाहेगी कि मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा इंटैक्ट रहे और मार्केट को डेफिनेटली निराश न करे। लेकिन इस बार एक बार हमको ये भी याद रखना है कि ये इलेक्शन का साल है। हो सकता है कि काफी ऐसे डिसीजन गवर्नमेंट के आए जो इलेक्शन ओरिएंटेड हो और जो आम जनता को पसंद ना आए, लेकिन इलेक्शन ओरिएंटेड कुछ डिसीजंस बजट में आपको देखने को मिले। और ओवरऑल आप इस वर्ष के लिए आप कितने उत्साहित हैं? पिछले वर्ष के 22% उछाल के बाद इस वर्ष से आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि पिछला साल बहुत ही यूनिक था। इस साल में 2022 में हमको लग रहा है कि मार्केट्स में पैसा बनाना मुश्किल वाली बात होगी, इतना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस साल अगर हमने 10-12% इंडेक्स पे कमाए तो हमको बहुत अच्छा समझना चाहिए। और ओवरऑल अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो अगर 15% साल का रिटर्न बनाते हैं तो मुझे लग रहा है कि एक रीजनेबल रिटर्न माना जाएगा, क्योंकि ग्लोबली भी मार्केट वोलेटाइल है, इंडियन मार्केट्स भी वोलेटाइल है। और जिस प्रकार की तेजी 21 में हुई है, 22 में हालांकि कोविड नॉर्मल सी होने की काफी स्ट्रांग उम्मीदें हैं, लेकिन बेस बढ़ गया है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि अगर 14-15% साल का कोई निवेशक बनाता है तो उसको अच्छा रिटर्न माना जाना चाहिए। बट डेफिनेटली आउटलुक पॉजिटिव है, बट स्टॉक स्पेसिफिक पैसा बनेगा, अक्रॉस द बोर्ड सारे शेयरों में बनेगा ऐसा लग नहीं रहा है। So thank you, Avinash, for being on the program with us. Thanks a lot again. Now we head into a commercial break. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे, कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया। हाँ छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। To the program Market Mantra. In more news, the Union Cabinet today approved infusion of 1,500 crore rupees in Indian Renewable Energy Development Agency Limited, IREDA. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur said it will enable IREDA to lend 12,000 crore rupees to the renewable energy sector. The cabinet has also cleared the scheme for grant of ex gratia payment of difference between compound interest and simple interest for 6 months to borrowers in specified loan accounts. It has approved the payment of ex gratia amount of over 973 crore rupees pertaining to remaining claims submitted by lending institutions under the scheme. In the context of the COVID-19 pandemic, the scheme for grant of ex gratia payment was approved by the cabinet in October 2020. और अब हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ गए हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर श्री A.K. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, नमस्कार। मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। मिस्टर भट्टाचार्य, आज कैबिनेट ने ये 2 डिसीजंस लिए हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी में 1,500 करोड़ रुपए डालने के और स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ एक्स ग्रेशिया पेमेंट को अप्रूव किया है। इनके सिग्निफिकेंस के बारे में हमें बता सकते हैं अभी की सिचुएशन में? देखिए, ये दोनों जो निर्णय लिए गए हैं, ये जो आज के जो आर्थिक संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से भारत सरकार ने जो रिसेंट COP26 में एक रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इतना बड़ा एक कमिटमेंट दिया था नेट जीरो एमिशन के ऊपर, और 2030 के अंदर
जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो टारगेट जो बढ़ा दी गई थी, उसके संदर्भ में मैं समझता हूं कि जो डिसीजन जो ली गई है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी में, जो 1000 करोड़ का, इसे जो लोन देने की जो क्षमता IRED की बढ़ जाएगी, करीबन 12,000 करोड़ की जो नई जो यूनिट्स की जो मतलब जो कैपेसिटी जो बढ़ा सकती है, मैं समझता हूं कि इससे एक बहुत बड़ा एक पुश मिलेगा। दूसरी तरफ जो कोविड रिलेटेड जो एक स्ट्रेस पर्टिकुलरली जो MSME बोरोअर्स को आई थी, वो एक कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस के से मैं समझता हूं कि ये भी एक कमिटमेंट था, अक्टूबर 2020 का एक डिसीजन था। उसी को फिर से जो SBI और अदर जो लेंडर्स जो है बैंक्स को ये सुविधा देने की एक डिसीजन ली गई है, जिससे कि बैंकों की जो बैंकों ने तो स्कीम के मुताबिक अपना रीइंबर्समेंट कर दिया, पर उनको जो एक फाइनेंसिंग की जो गैप जो था, वो फाइनेंसिंग मिल गया है। उससे बैंकों की जो फाइनेंशियल स्थिति जो है वो थोड़ी बहुत मजबूत होगी और कोविड के से जो प्रॉब्लम हुई थी उसको भी संभालने में आसानी होगी लोगों को। तो सर, they have mentioned specified loan accounts by the borrowers. Do you think there are specific sectors in MSME which have been affected by this or which will be compensated through this scheme? There are about more than 69 million MSME segment units, and their total share in the total economic activity size in the economy is over 40%. But only a small segment is in the small and the medium enterprise category, a very small segment. Large chunk is in the mini and the micro unit segment. It is those sector units which will be will be in need of this facility. So I would imagine that it is these units which is cutting across variety of services, small businesses, delivery centers, even retail shops, small town shops. Mostly they are in the services sector, but there will be some also in the small manufacturing, small contract suppliers. So they will benefit hugely because for them the amount may be small, but it will make a big difference to their financial viability. मिस्टर भट्टाचार्य, जहां तक इकोनॉमी को समर्थन देने का सवाल है, अगर हम ओवरऑल देखें, बजट आने वाला है और एक डिबेट है कि फिस्कल एक्सपेंशन वर्सेस फिस्कल प्रूडेंस। ये कहा जा रहा है कि फिस्कल डेफिसिट, कुछ इकोनॉमिस्ट द्वारा कि फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, तो इसलिए ज्यादा स्टिमुलस रिलीफ देना चाहिए सरकार को। आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, जो फिस्कल प्रूडेंस वर्सेस फिस्कल स्टिमुलस का जो डिबेट है वो एकदम जायज डिबेट है, क्योंकि एक जो अर्थनीति की जो अवस्था जो है, जहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, उसी इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो सरकार को अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ने से, मैं समझता हूं कि आगामी भविष्य में जो सरकार अपने आप को एक नए डेट बर्डन में बांध लेगी, मैं समझता हूं वो किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। पर एक साथ साथ कोविड के बाद जो फिस्कल स्टिमुलस की जरूरत थी, उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि बजट को हमें उसी तरह मेजर करना है कि जिस तरह से हम किस तरह से रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ाकर बोरोइंग के ऊपर कम निर्भरशील होकर रेवेन्यू को बढ़ाकर किस तरह से हम फिस्कल स्टिमुलस देने की प्रावधान रखें, वही मैं समझता हूं बजट के लिए एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य रहेगा और मेरी आशा भी बजट से वही रहेगी।
So considering all these, what are your expectations from the budget very specifically? Well, I think there has to be some important allocations, expenditure allocations for a sector that has gone through a major turmoil in the wake of the farmers' agitation. And also, the terms of trade have gone against Indian agriculture once again. So I would expect that the PM Kisan scheme, which has done quite well, with 100 million farmers' families getting 6,000 rupees per year, probably you will see some enhancement in the PM Kisan allocation. There will also be some sort of, the asymmetrical tax packages, the tax rates that are there. They are far too loaded in favor of those who are in the higher income categories. That may be corrected. There is also there is a need for increasing expenditure, particularly on the capital side, for creating more capacities in the system, so that the shortfall in the consumption demand can be made through investment demand. And most importantly, I would say that it is important to have fiscal as well as non-fiscal instruments by which the demand in the economy can be revived, because next year we may still grow at a decent rate, but the real test of this budget would be that whether it prepares the economy for facing the challenges from 2024-25. चर्चा और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे, कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। इससे पहले कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर बढ़े, आपसे जानना चाहेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। अगले सप्ताह यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है और सबको एक्सपेक्टेशन है कि वहां पर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाएगा। ऐसे में आप भारत में किस तरह का रिएक्शन देखते हैं आरबीआई द्वारा? मैं समझता हूं कि जो अभी तक जो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी की जो जुगलबंदी चल रही थी, मैं समझता हूं उसमें थोड़ी फेरबदल की जरूरत पड़ेगी। अगर हम इंटरेस्ट रेट की जो ट्रैजेक्टरी है, जो ऊपर जाने की और साफ दिख रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं रुक रहा है। अगर आप इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस इकोनॉमी में देखें, वो ऊपर की तरफ जा रही है। अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन ऊपर जा रही है, मैं समझता हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहली उत्तरदायित्व जो है प्राइस स्टेबिलिटी और उसके बाद ग्रोथ। तो मैं समझता हूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक ट्रैजेक्टरी चेंज होगा उसका, जिससे कि जो पहली बात तो यह है कि अकोमोडेटिव स्टांस से शायद वो थोड़ी बहुत इंडिकेशन दे कि किस तरह से वो अनवाइंडिंग करें लिक्विडिटी को। ऑलरेडी वो आस्ते आस्ते जो फ्लेक्सिबल जो ऑक्शन जो रूट है उनका, वेरिएबल ऑक्शन रूट VRR, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उसी की हम आशा और भी कर सकते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट का बढ़ना मैं समझता हूँ कि सरकार के लिए भी एक चैलेंज होगा। तो पहला जो हम पिछले 2 साल में जो देख रहे हैं कि फिस्कल पॉलिसी को, हायर बोरोइंग को सपोर्ट देने में जो मॉनेटरी पॉलिसी का योगदान रहा, वो बहुत महत्वपूर्ण था। इस समय मैं समझता हूं कि फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल में लाने को मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत एक इम्पोर्टेंट एक रोल उनको प्ले करना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि वही हम उसी की दिशा में हम जा रहे हैं।
जी, अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। अधिकांश एशियाई बाजारों में आज गिरावट का रुख था, सिवाय हांगकांग और सिंगापुर के, जहां हैंगसेंग और स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक दोनों में 0.1% की मामूली बढ़त दर्ज हुई। जापान का निक्केई सूचकांक 2.8% लुढ़क गया। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.8% की गिरावट दर्ज हुई और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.3% की मंदी में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में रुख बढ़त का था। लंदन का फुटसी और जर्मनी का डैक्स दोनों 0.4% की बढ़त पर थे। फ्रांस के कैक में 0.8% की तेजी थी। In the U.S. market, Wall Street's main indexes fell sharply yesterday as weak results from Goldman Sachs weighed on financial stocks and tech shares continued their sell-off as U.S. Treasury yields rose to milestones. The Nasdaq dropped most among major indexes and now has fallen about 9.7% from its 19th November record closing high. It is around 10% correction for the first time since early 2021. The tech-heavy index also closed below its 200-day moving average for the first time since April 2020. The Dow Jones ended 1.5% down, the S&P 500 lost 1.8%, and the Nasdaq Composite Index plunged 2.6%. So, sir, how do you see a U.S. Treasury yields rising and the kind of effect it's going to have on the U.S. economy and, of course, the Indian markets, which are actually dependent on in terms of capital coming in the stock markets and sure. that also. What we are going to see is an accelerated pace of withdrawal of the easy money that was earlier coming from the U.S. Because today the U.S. the retail inflation is actually higher than India's retail inflation, which is probably one can hardly recall when it happened that the U.S. retail inflation was higher than the Indian retail inflation. It is always in the case of the Indian retail inflation is higher than the U.S. retail inflation. So what the U.S. Fed is going to do is going to impose strict controls on further liquidity, pull out the money that has been given in. So while the U.S. may tackle all these domestic issues internally, it will have a definite impact on the flow of money into the Indian stock markets. Already we have seen that 2021, the domestic stock market were fueled mostly by domestic institutions and domestic retail investors. Now the foreign portfolio investors are actually in the equity side, they pulled out money. Now I see that process to be accelerated because remember that Indian stock markets are becoming a little expensive. If you look at the size of the market, it is more than the Indian GDP size of by 1.2 times. So therefore, the U.S. Fed action will definitely be a challenge that the Indian authorities, the stock markets, challenging times ahead. हाँ जी, तो अब commodities की ओर चले. News from energy market. In intraday trade, Brent crude was trading around $88.10 per barrel, while U.S. crude prices were at $86.20 per barrel. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी अनुबंध वाला सोना 70 रुपए बढ़कर 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। मार्च अनुबंध वाली चांदी 680 रुपए के उछाल से 63,700 रुपए प्रति किलो हो गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में भी बढ़त का रुख था। सोना बढ़त के साथ $1,817.50 प्रति आउंस पर और चांदी भी वृद्धि दर्ज करती हुई $23.80 प्रति आउंस पर थी। अब अफ्रेड समय समाप्त हो रहा है तो हमें चर्चा को भी यही समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भट्टाचार्य जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks decline around 1% amid negative global cues. Sensex closes near 60,000 points. Nifty settles below the 18,000 mark. The rupee appreciates 15 paise against the US dollar, and Brent crude prices rise above $88 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar.
बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े हाँ छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। Market Mantra